अचानक यश जी ने पूनम को दबोच लिया। पकड़ के एहसास से ही पूनम को बुरा लगा। वो अपने आप को जितना छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, यश जी अपनी पकड़ को उतना ही और मजबूत करते जा रहे थे। पूनम रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। फिर यश जी ने किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की नूरी गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। सुपरस्टार राजेश खन्ना की कैसे करी पूनम ने सरेआम बेइज्जती, क्यों मशहूर एक्टर शशि कपूर ने पूनम को सबके सामने मारा जोरदार थप्पड़, मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा ने पूनम से बदले की आग में ऐसा क्या कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। अपने बेवफा पति को सबक सिखाने के लिए पूनम ने ऐसा क्या कर डाला जिसकी दुनिया की कोई औरत कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के दिलचस्प जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल सन 1962 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उनका परिवार बहुत संपन्न था, क्योंकि पूनम के पिताजी अमरीक सिंह ढिल्लों इंडियन एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और उनकी माँ गुरचरण कौर उस ज़माने में एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल थी। चूँकि पूनम के पिता एक आईएएफ ऑफिसर थे, इसलिए उनके अक्सर ट्रांसफ़र हुआ करते थे। इसीलिए पूनम की पैदाइश कानपुर में हुई, लेकिन उनकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब चंडीगढ़ में हुआ। पूनम क्लास 8th में थी जब एक दिन उन्हें मालूम चला शहर में शूटिंग होने वाली है, फिल्म की शूटिंग, और सुपरस्टार राजेश खन्ना शहर में आ चुके हैं। पूनम राजेश खन्ना की ज़बरदस्त फ़ैन थी, बहुत बड़ी वाली। अपनी 3-4 सहेलियों के साथ वो राजेश खन्ना को देखने भर के लिए स्कूल से घंटा गोल कर लोकेशन पे पहुंच गई। बहुत भीड़ आई थी काका को देखने के लिए। पूनम को तो दिख भी नहीं रहे थे, लेकिन थोड़ा ऊंचाई पर बैठकर चाय पीते काका को पूनम दिख रही थी। थोड़ी देर वो पूनम को देखते रहे और फिर उन्होंने अपने एक असिस्टेंट से पूनम को अपने पास बुलाया। बहुत खुश और थोड़ी सी घबराई हुई पूनम राजेश खन्ना के पास पहुंची। राजेश ने उनसे शेक हैंड किया और फिर बोले, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, मेरी फिल्म में काम करोगी? आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बॉलीवुड की स्नो वाइट एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की ज़िंदगी की पूरी कहानी सुनाई थी। उसमें मनीषा के साथ भी काफ़ी हद तक ऐसा ही होता है। एक फ़िल्म की शूटिंग देखने के लिए वो भीड़ में पहुंचती हैं और वहाँ डायरेक्टर साहब उनसे ये सवाल करते हैं कि क्या वो इस फिल्म में काम करेंगी। मनीषा हाँ करती हैं और यहीं से उनके फिल्म करियर की शुरुआत होती है। वहाँ तो एक अनजान डायरेक्टर था जिसकी शक्ल तक मनीषा ने कभी नहीं देखी थी। यहाँ तो खुद काका पूनम को फिल्म ऑफर कर रहे थे। जाहिर है पूनम को हाँ ही कर देना था, लेकिन पूनम ने मना कर दिया। दरअसल बचपन से ही पूनम का सपना था कि उन्हें बड़ी होकर डॉक्टर बनना है, लोगों का इलाज करना है, और डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर वो फिल्म में काम करेंगी तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगी, इसलिए उन्होंने ये ऑफ़र ठुकरा दिया। राजेश के आसपास जितने लोग मौजूद थे उनमें कानाफूसी होने लगी कि पूनम ने राजेश का ऑफ़र मुंह पे ठुकरा दिया। उन्होंने उनकी बेइज्जती कर दी। पूनम भले ही अभी फिल्मी दुनिया देखना तक नहीं चाहती थी, लेकिन ये किस्मत जहाँ ले जाना चाहती है ले के चली ही जाती है। एक जरिया नहीं दूसरा जरिया ढूंढ लेती है। पूनम जब 12th क्लास में थी तब चंडीगढ़ में
फेमिना यंग मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हुआ। पूनम इसे देखना चाहती थी, लेकिन कड़ी शर्त ये थी कि इस कॉन्टेस्ट को वही देख सकता था जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया हो, सिर्फ दर्शक नहीं देख सकते थे। पूनम का इतना ज़्यादा मन था कि उन्होंने अपनी 3-4 दोस्तों के साथ इस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया, सिर्फ देखने के लिए हिस्सा ले लिया। अच्छा, उन्होंने तो सिर्फ देखने के लिए हिस्सा लिया था, लेकिन वो तो एक के बाद एक स्टेज पार करने लगी और आखिर में जीत गईं। उनके तो ये गुमान में नहीं था, लेकिन पूनम ने जैसा सोचा था उनका परिवार उनसे वैसा नाराज़ नहीं हुआ। अब पूनम के बहुत सारे इंटरव्यूज़ होने लगे। फेमिना मैगज़ीन में उनका एक इंटरव्यू छपा, उनकी एक खूबसूरत सी तस्वीर के साथ। उस इंटरव्यू को पढ़ते पढ़ते उस तस्वीर पर नज़र पड़ गई यश चोपड़ा की, मशहूर डायरेक्टर जो उन दिनों त्रिशूल फिल्म बना रहे थे। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, हेमा मालिनी, राखी, सचिन पिलगांवकर, संजीव कुमार, सभी किरदारों का चयन हो चुका था। बस सचिन की प्रेमिका का किरदार बाकी था। इस रोल के लिए उन्हें पूनम बिल्कुल सही लगी। वो चंडीगढ़ पहुंच गए पूनम से मिलने। पूनम की माँ और उनके पिताजी तो राज़ी हो गए, लेकिन पूनम ने मना कर दिया। वजह वही, पढ़ाई करनी है, फिल्म में काम करेंगी तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। यश चोपड़ा ने उन्हें बहुत समझाया, मनाया। तब पूनम ने अपना फैसला सुनाया कि अच्छा ठीक है, वैकेशन में वो फिल्म में काम करेंगी, सिर्फ छुट्टियों के दौरान बस। यश चोपड़ा भी राजी हो गए। जैसा कि पूनम ने वादा किया था, गर्मी की छुट्टियां हुईं और वो बम्बई पहुंच गईं। शूटिंग के दौरान ही एक खास घटना घटी जिसे पूनम ने एक इंटरव्यू में बताया था। एक सीन था जिसमें शशि कपूर को पूनम को एक थप्पड़ मारना था। सबको पता था। यश चोपड़ा ने शशि कपूर से कहा कि इसे ज़रा नेचुरल करने की कोशिश करो, एकदम असली लगे, वास्तविक। तो शशि कपूर ने दिमाग लगाया और पूनम से एक झूठ बोला। उन्होंने पूनम से कहा कि थप्पड़ मारने वाली सीन अभी नहीं है, 5-6 सीन बाद है। अभी उन्हें एक दूसरी सीन बता दी। पूनम ने शशि कपूर की बात पे भरोसा किया और उस सीन की तैयारी कर ली। उनके सामने खड़ी हो गई। कैमरा शुरू हुआ और शशि कपूर ने पूनम के गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। पूनम इतना बुरा चौंकी कि रोने लगी। एकदम नेचुरल शॉट था। शॉट कट हुआ तो शशि कपूर ने पूनम को सच बताया और लगे उनसे माफ़ी मांगने। पूनम को बुरा तो बहुत लगा था कि शशि कपूर ने उन्हें इस तरह धोखा दिया, झूठ बोला, लेकिन फिर जब शशि कपूर ने उनसे बहुत माफ़ी मांगी तो उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। त्रिशूल रिलीज़ हुई। फिल्म तो पिट गई, लेकिन गप्पू जी गम गम गाना बड़ा हिट हुआ, ख़ास तौर से यूथ में बहुत पॉपुलर हुआ। और जिस चेहरे पर यह गाना फिल्माया गया था, पूनम का वो मासूम चेहरा, उनकी खूबसूरत आँखें पर लोगों का दिल आ गया। और पूनम यश चोपड़ा के मना करने के बाद भी चंडीगढ़ आ गई, पढ़ाई करने लगी। स्कूल पूरा करने के बाद पूनम ग्रेजुएशन करने लगी। 1-1.5 साल बीत गए। एक दिन उनके घर पर एक टेलीफोन आया। पूनम ने फ़ोन उठाया। लाइन पर थे यश चोपड़ा। पूनम से बोले उनके पास उनके लिए एक और रोल है, पिछले वाले से भी ज़बरदस्त। सुनते ही पूनम ने काट दिया, क्योंकि उन्हें फिल्मों में काम नहीं करना था, वो नहीं चाहती थी करना। तो अगले दिन यश चोपड़ा चंडीगढ़ धमक गए, पूनम से मिले। पूनम को पता चला कि यश चोपड़ा एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है नूरी, जिसमें वो पूनम को नूरी बनाना चाहते हैं, यानी हीरोइन का किरदार देना चाहते हैं। कैरेक्टर एक्ट्रेस से सीधे हीरोइन, बड़ी बात है। लेकिन पूनम ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें फिल्मों में काम करना ही नहीं था।
एक्ट्रेस बनना ही नहीं था। पूनम अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि इस बात पर यश चोपड़ा भड़क उठे और उन्होंने पूनम को धमकाया। क्या धमकी दी ये तो पूनम ने नहीं बताया, लेकिन इस धमकी के बाद पूनम राज़ी हो गई और यश जी के साथ बम्बई चली गई। साल 1979 में मूवी रिलीज़ हुई और सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हुई। ज़बरदस्त हिंदी सिनेमा की क्लासिक्स में शामिल हो गई। इसके गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। कहते हैं कि इसी फिल्म ने रातों रात पूनम ढिल्लों को स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद पूनम के आगे पीछे अगल बगल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइनें लग गईं उन्हें अपनी फिल्मों में हीरोइन बनाने के लिए। यही वो पल था जब पूनम ने सालों से देखा जा रहा अपना सपना खुद अपने ही हाथों से तोड़ दिया और डॉक्टरी को भूल एक शानदार अदाकारा बनने की राह पर चल पड़ी। लेट 70s से मिड 80s तक पूनम ढिल्लों ने दर्द, लाल गुलाब, समुंदर, मालामाल, कयामत, ज़माना, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, कर्मा, सवेरे वाली गाड़ी, पले खान, ये वादा रहा, साया, गलियों का बादशाह और सोने पे सुहागा जैसी एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया। पूनम ढिल्लों अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में घटी घटनाओं के लिए भी मशहूर हैं, जिसकी शुरुआत होती है फिल्म नूवी से। नूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने, लेकिन उसे डायरेक्ट किया था रमेश तलवार ने। शूटिंग के दौरान उन्हें पूनम से इश्क हो गया। वो पूनम से प्यार करने लगे। पूनम को तो पता ही नहीं था। वो तो रमेश को केवल अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। उन्हें तो तब पता चला जब एक दिन रमेश के सामने बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि वो मुंबई में रहना चाहती हैं। अगले दिन रमेश ने उनके हाथ में उनके नए बंगले की चाबी थमा दी। यानी उस ज़माने में रमेश तलवार ने पूनम के लिए एक नया पूरा बंगला खरीद दिया। पूनम को जब रमेश के मन में अपने प्रति जज्बातों का एहसास हुआ तो पूनम ने रमेश से दूरियां बनानी शुरू कर दी। उन्होंने रमेश से बातचीत करना, उनसे मिलना जुलना तक बंद कर दिया। रमेश का दिल टूट गया। लेकिन कहते हैं ना, जो भी होता है भले के लिए होता है। पूनम ने रमेश को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से निकाल दिया। तभी तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ज़िंदगी से जैसे सारे रंग ही चले गए हैं। तब पूनम को महसूस हुआ कि रमेश के प्यार का रंग उन पर चढ़ चुका था और उन्हें इसका इल्म ही नहीं था। खैर, दोनों के पैचअप के बाद धीरे से बॉलीवुड के गलियारों में इन दोनों के अफेयर की खबरें गूंजने लगी। रमेश और पूनम अपने रिश्ते को लेकर इस कदर सीरियस थे कि जल्दी ही दोनों के परिवार वालों ने एक मुलाकात की और शादी की तारीख तय हो गई। कहते हैं कि रमेश और पूनम की इंगेजमेंट भी हो गई थी, लेकिन गुप्त रूप से, सीक्रेटली। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एंट्री हुई एक विलेन की। ये और कोई नहीं, यश चोपड़ा थे। दरअसल पूनम यश चोपड़ा को बहुत रिस्पेक्ट करती थी, उनको अपना मेंटोर मानती थी, सिनेमा में अपना गॉडफादर मानती थी। मेडिकल की लाइन से फिल्मों की दुनिया में उन्हें वही तो लेकर आए थे। लेकिन पूनम को ये नहीं पता था कि इस दौरान यश चोपड़ा के मन में पूनम के लिए कुछ अलग ही जज्बात पैदा हो गए थे। वो उन्हें पसंद करने लगे थे। एक दिन यश चोपड़ा ने पूनम के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। पूनम पहले तो हैरान हुई, फिर उन्होंने बड़ी ही नम्रता के साथ इनकार कर दिया। साफ साफ बता दिया कि उनके दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं। पूनम को लगा बात ख़त्म हो गई, लेकिन यश चोपड़ा के दिल में ये बात बैठ गई।
उनको ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इस रिजेक्शन को मानने को राज़ी न थे और इसी जुनून में एक दिन यश चोपड़ा ने गज़ब कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन यश जी ने पूनम के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। दरअसल एक दिन की बात है, पूनम और यश जी दोनों फिल्म स्टूडियो में अकेले मौजूद थे। कोई काम था। पिछले कुछ देर से यश जी पूनम से अजीब डबल मीनिंग टाइप बातें कर रहे थे। अचानक यश जी ने पूनम को दबोच लिया। पकड़ के एहसास से ही पूनम को बुरा लगा। वो अपने आप को जितना छुड़ाने की कोशिश कर रही थीं, यश जी अपनी पकड़ को उतना ही और मजबूत करते जा रहे थे। पूनम रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। फिर यश जी ने पूनम के साथ कुछ ऐसी हरकतें की कि कहते हैं कि पूनम ने यश जी को एक थप्पड़ मार दिया और वहाँ से भाग गई। पूनम ने तय कर लिया कि अब यश जी की शक्ल भी वो कभी नहीं देखेंगी और इस घटना के बाद यश जी मन ही मन पूनम से सुलग उठे। कुछ दिनों बाद एक मशहूर फिल्म मैगज़ीन में एक आर्टिकल छपा पूनम ढिल्लो और यश चोपड़ा के रिश्तों के बारे में। इसमें इन दोनों के अफेयर की पुष्टि की गई थी। साथ ही इन दोनों के ताल्लुकातों के बारे में कुछ भद्दी किस्म की बातें कही गई थीं। पूनम अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि इस आर्टिकल में लिखी गई एक एक बात झूठ थी, कुछ सच नहीं था, लेकिन फिर भी इसने उनकी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया, क्योंकि रमेश तलवार ने उनसे सगाई और रिश्ता दोनों तोड़ दिया। पूनम ने उनको मनाने की, रोकने की, विश्वास दिलाने की बहुत कोशिशें की, मगर रमेश नहीं माने। पूनम को सदमा हो गया। कई लोगों को लगता है कि ये आर्टिकल वाली हरकत जानबूझकर यश चोपड़ा ने की थी पूनम से बदला लेने के लिए। लेकिन ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहती है, बहावें चली जाती हैं, बहावें फिर से आती हैं। पूनम की ज़िंदगी में भी फिर से प्यार आया। उन्हें डायरेक्टर राज सिप्पी से मोहब्बत हो गई। कहते हैं कि राज भी उन्हें चाहते थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि राज शादीशुदा थे। पूनम ने कई बार कोशिश की कि राज अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी कर ले, लेकिन अपने परिवार को ना तोड़ने की खातिर राज ये ना कर सके और उन्होंने पूनम से रिश्ता ही तोड़ दिया। पूनम की किस्मत में एक बार फिर से दिल की टूटन ही आई। ये बात है साल 1987 की, जब पूनम और राज का रिश्ता टूटा। उसके कुछ दिनों बाद ही पूनम के पिताजी इस दुनिया से रुखसत हो गए। चंद दिनों में पूनम को 2 बड़े इमोशनल सेटबैक्स लगे, जिसकी वजह से वो बहुत उदास, मायूस और गमगीन रहने लगी। इन्हीं दिनों होली का त्यौहार आया और राज कपूर के घर पर होली की शानदार पार्टी दी गई। अदाकारा होने के नाते पूनम ने भी इस पार्टी में शिरकत की, लेकिन वो न होली खेल रही थीं, न किसी से हंस बोल रही थीं, बस एक कोने में गुमसुम सी बैठी थीं। अचानक एक पूरी की पूरी बाल्टी भर के रंग पूनम पे उड़ेल दिया गया, जबकि पूनम ने यहाँ तक मना किया था कि उनके गाल तक पर कोई रंग नहीं लगाएगा। पूनम ने गुस्से से उसे देखा जिसने यह हरकत की थी। वो एक आदमी था। इससे पहले कि पूनम उसे डांटती, वो ऐसी हरकतें करने लगा, ऐसी बातें कहने लगा कि पूनम खिलखिला कर हंस पड़ी। और यही तो वो शख्स चाहता था। उस आदमी का नाम था अशोक ठकेरिया। एक फिल्म प्रोड्यूसर थे जिनसे पूनम की ये हालत देखी नहीं गई थी। उसी दिन से पूनम और अशोक के बीच एक कनेक्शन बन गया। धीरे से इन दोनों की दोस्ती हो गई, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद एक दिन अशोक ने पूनम को प्रपोज़ कर दिया, लेकिन पूनम ने उनका ये प्रपोज़ल ठुकरा दिया। पूनम को लगा
कि उन्होंने अशोक को रिजेक्ट कर दिया है तो अब वो उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं किया, वो उनकी ज़िंदगी में बने रहे। बल्कि पूनम हर दिन सुबह सुबह खुश हो जाएं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वो हंस पड़ें, इसलिए वो उन्हें हर सुबह एक गुलाब का फूल भेजा करते थे। अशोक के लिए पूनम की इम्पोर्टेंस, उनकी केयर, उनकी फ़िक्र पूनम के लिए बहुत अहम थी। पूनम के लिए अशोक एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन गए थे। कुछ दिनों बाद अशोक ने एक बार फिर पूनम को शादी के लिए प्रपोज किया। इस बार पूनम ने हामी भर दी। हालांकि उनकी माँ ने उनको आगाह किया, उनके मुताबिक वो जल्दबाजी कर रही हैं, उन्हें इस रिश्ते में थोड़ा और वक्त देना चाहिए। लेकिन पूनम अशोक को खोना नहीं चाहती थी। उसी साल अशोक और पूनम की शादी हो गई। शादी के बाद पूनम ने अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया। कुछ वक्त बाद पूनम और अशोक के बेटे अनमोल का जन्म हुआ। कुछ वक्त बाद पूनम और अशोक की बेटी पलोमा इस दुनिया में आईं। शुरू में तो सब कुछ अच्छे से चला, पर धीरे से इन दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी, दरार पड़ने लगी। और इसकी वजह कही जाती है कि अशोक अपने काम में बहुत बिजी रहते थे, बहुत बिजी। पूनम को ऐसा लगने लगा कि अशोक उन्हें वक्त ही नहीं देते हैं। अशोक को ऐसा बिजी देख उन्हें अपने फिल्मी करियर का अपना बिजी शेड्यूल याद आने लगता था। डिससेटिस्फैक्शन की वजह से पूनम और अशोक में झगड़े होने लगे। ये झगड़े धीरे धीरे बढ़ने लगे और फिर ताबूत की आखिरी कील तो तब ठुकी जब एक दिन पूनम को पता चला, नहीं, उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया कि अशोक का एक दूसरी औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। पूनम टूट गई, क्योंकि अशोक ने सिर्फ उनका दिल नहीं, उनका भरोसा भी तोड़ा था। अब इस रिश्ते में दम घुटने लगा था उनका, ऐसे नहीं रह सकती थी वो इस रिश्ते में। ऐसी स्थिति में कोई भी लड़की या औरत क्या करती? जाहिर है अशोक को एकदम से छोड़ देती। लेकिन पूनम ने तो ऐसा कदम उठा लिया जिसके बारे में दुनिया की कोई औरत सोच भी नहीं सकती। अपने पति को उसकी बेवफाई की सज़ा देने के लिए, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने के लिए पूनम ने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का फैसला कर लिया। इसके लिए उन्होंने चुना हांगकांग के अपने बिजनेसमैन दोस्त कीकू को। उन्होंने कीकू के साथ राब्ता बढ़ाना शुरू कर दिया, उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया, उसके पास आने जाने लगीं, उसके साथ वक्त बिताने लगीं और मीडिया में कहते हैं कि खुद से ही अपने और कीकू के अफेयर की खबरें उड़वाने लगीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूनम और कीकू नज़दीक आते आते एक रात बहुत करीब आ गए। उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जैसे गलत को गलत से सही नहीं किया जा सकता, आँख के बदले आँख के उसूल से दुनिया को सुधारा नहीं जा सकता, उसी तरह धोखे को धोखे से ठीक नहीं किया जा सकता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जवाब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो सकता। पूनम का ये दांव उल्टा पड़ गया। उल्टा उनके और अशोक के रिश्ते और बुरे हाल में पहुंच गए। आलम यह हो गया कि साल 1997 में अशोक और पूनम का तलाक हो गया। ऊपर से मीडिया में इन तीनों के रिश्ते की थू-थू हुई सो अलग। तलाक के बाद पूनम ढिल्लों की ज़िंदगी में संघर्षों का एक नया दौर शुरू हुआ, क्योंकि उनके माँ पिताजी कोई था नहीं। अशोक ने ऐसा मुंह फेर लिया था कि उनकी ओर से एक तिनके जितनी भी मदद थी नहीं, और पूनम के कंधों पर उनके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी थी। लेकिन ऐसे में पूनम ने हिम्मत बटोरी, अपनी मुट्ठियाँ कसी और अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करने लगी। फिल्म जुदाई से उन्होंने बॉलीवुड में वापसी की और फिर से फिल्मों में काम करने लगी। फेमिना मिस इंडिया भी रह चुकी थी, इसलिए फैशन शोज़ में भी पार्टिसिपेट करने लगी
और इन तमाम जरियों से पैसे कमाने लगी और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखने लगी, भविष्य संवारने लगी। पूनम की कोशिशें रंग लाईं। साल 2015 में पूनम ढिल्लों ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस इस्टेब्लिश कर लिया, पोएटिका फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। बहुत कम लोगों को पता है कि पूनम ढिल्लों अब भी फिल्मों में एक्टिव हैं। साल 2020 में उनकी एक फिल्म रिलीज़ हुई, जय मम्मी दी, जो अच्छी खासी हिट हुई और उसमें पूनम की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई। फिलहाल पूनम ढिल्लों की ज़िंदगी की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, धोखे खाए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, डटकर मुसीबतों का सामना किया।